हेलो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपरिमेयता को सिद्ध करना सीखेंगे। कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या कहते किसे। अपरिमेय, अपरिमेय, आ का मतलब होता नहीं, परिमेय मतलब परिमेय। ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें P व Q एक पूर्णांक होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्या को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे √3 √2। यदि आपसे पूछा जाए कि √2 एक परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग बताएंगे √2 एक अपरिमेय है, क्योंकि √2 का कभी भी पूर्णांक के रूप में मान नहीं आता, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। √2 का मान जब भी आएगा वह दशमलव में आता है। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां P व Q धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यदि हम किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 व -7/6, यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यह पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि पाई यह एक अपरिमेय संख्या रहता है। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, जबकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है। पाई का वास्तविक मान होता है 3.14159
टू 6 डॉट 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 अनंत तक। इसका मान जितना आप लोग निकालेंगे उतना ही आगे तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है, कभी भी अंक का मान कभी आवृत्ति नहीं होती है। अतः इसे हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्याएं अशांत और अनावृत्ति वाली होती हैं। जैसे परिमेय संख्या अशांत, अशांत व अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति, अनावृत्ति का मतलब होता है जिसका दोहरान या जो संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं उन्हें हम अनावृत्ति कहते हैं। जैसे यदि आप लोग से पूछा जाए कि 22/7 का मान, जबकि 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं होता है, यह अंकगणितीय प्रक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए हम 22/7 का मान लेते हैं, ताकि यह प्रक्रिया आसान हो जाए या इसे सुगम बनाया जा सके। जैसे यदि कोई संख्या है 2.0200002 डॉट डॉट डॉट, इसमें कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यदि आपसे पूछा जाए यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग बताएंगे कि यह संख्या अपरिमेय है, क्योंकि इस संख्याओं में कहीं भी दशमलव के बाद कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अतः इसे हम कह सकते हैं यह संख्या अशांत और अनावृत्ति वाली संख्याएं भी हैं। जैसे हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 5.05005 या 0005 या डॉट 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 अनंत तक। यदि आपसे पूछा जाए यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग बताएंगे कि यह संख्या अपरिमेय है, क्योंकि इस संख्या में कहीं की भी किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं ऐसी संख्या जहां रिपीटेशन ना हो वह संख्याएं अशांत अनावृत्ति के साथ साथ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। जैसे √2, यदि आपसे पूछा जाए √2 यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताएंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। यदि कोई भी संख्या रूट में है या उसका पूर्ण वर्ग न निकले या उसका वर्गमूल न निकले तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 का एग्जैक्ट मान होता है 1.4142 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। √2, यदि आपसे पूछा जाए कि √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताएंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यदि कोई भी संख्या रूट में हो और उसका पूर्ण वर्ग या वर्गमूल नहीं निकले, यदि कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकले और कोई भी धन पूर्णांक संख्या ना आए, तो वह संख्याएं मान दशमलव में आता है, और जिन संख्याओं का मान दशमलव में आता है वह संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 का मान होता है 1.41421 डॉट 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 अनंत तक। यदि हम √2 का मान निकालते चले जाएंगे तो अनंत तक भी निकालेंगे तो इसका मान यही आएगा, कभी भी यह मान शांत नहीं होगा और इसकी किसी भी जगह आवृत्ति नहीं हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और अशांत व अनावृत्ति भी है। उसी तरह √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए √4, बताइए √4 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग जवाब देंगे कि √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो √4 का वर्गमूल 2 आता है और 2 एक परिमेय संख्या है। यदि कोई भी संख्या धन पूर्णांक के रूप में लिखी जा सकती है तो वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यदि हम इसको P/Q के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पे 1 लिख के इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह हम कह सकते हैं कि √4
ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह हम लोग √6 को भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, और √7 भी, क्योंकि यहाँ पे √6 और √7 दोनों एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √6 को हम लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। यहाँ पे √2 भी एक अपरिमेय संख्या है और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम अब यह सिद्ध करेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। जैसे यदि हम √2 को, यदि आपसे पूछा जाए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो हम लोग अब जानेंगे और या सीखेंगे √2 को परिमेय सिद्ध करना, या कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसे हम कैसे अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि किसी भी संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। जैसे यदि हम किसी संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यदि हम √2 को परिमेय संख्या मान लेंगे तो √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हल, जैसे माना √2 एक परिमेय संख्या है। यदि हम √2 को परिमेय संख्या मानेंगे तो हम लोग √2 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √2 = A/B। यदि हम √2 को A/B के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पे A व B यह एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका मासपा या HCF सदैव एक होता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं A व B सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। A व B एक सहअभाज्य संख्या है। यदि कोई भी संख्या सहअभाज्य है तो इसका HCF या मासपा हमेशा एक होता है। जैसे HCF ऑफ AB A, यदि इसका HCF सदैव एक होता है। यदि हम इसको समीकरण 1 माने, यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें तो हम लोग समीकरण का एक का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर हम लोग जैसे लिख रहे हैं, यदि आपको पेपर में इसी तरह पूछा जाएगा तो आपको भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ताकि एग्जामिनर हमारा कोई भी नंबर काट ना सके और हमें पूरा का पूरा नंबर मिले। जैसे समीकरण 1 का वर्ग करने पर यदि हम √2 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। यदि a का वर्ग करते हैं तो a² आता है। यदि हम b का वर्ग करते हैं तो b² आता है। तो फिर हम लोग यहाँ से
इसको यदि इसका पंचातन करते हैं, 2 का गुणा बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो आएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यदि यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान 2। यदि बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर अपान 2 है, यदि बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर अपान 2 है, तो हम लोग इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करती है। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या ए स्क्वायर बराबर कोई संख्या 16 दिया गया है। यदि कोई संख्या 16 दिया है, यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यदि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4, तो फिर ए बराबर हो जाएगा 4। यदि कोई संख्या यदि 16 को यदि 2 विभाजित करती, यदि 16 को 2 विभाजित करेगी तो उसे 2 को 4 को भी विभाजित करना होगा, तो ही यह सिद्ध होगा कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। जैसे यदि 16 को यदि 2 से भाग दें तो 8 आता है, यदि हम 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, अतः यह 16 को 2 विभाजित कर रही है। उसी तरह यदि हम 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। अब हम लोग एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे यदि ए स्क्वायर बराबर हम लोग 36 लेते हैं, तो यदि हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6। यदि 36 को 2 विभाजित करती है तो उस 6 को भी 2 को विभाजित करना चाहिए। यदि 6 को भी 2 विभाजित करेगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। जैसे यदि हम 36 में 2 का भाग देंगे, यदि हम 36 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, और 2 में 6 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अतः यह हम कह सकते हैं, यदि कोई संख्या ए स्क्वायर 2 को विभाजित करती है, यदि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो ए को भी 2 को विभाजित करना पड़ेगा। अतः हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए स्क्वायर 2 को ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तथा ए को भी 2 विभाजित करेगा। यहाँ ए स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम लोग इसको अब इसके आगे ए स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम लोग फिर से माना ए बराबर 2 इंटू सी। यदि ए बराबर 2 गुणे सी है, यहाँ पे ए कोई ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड में 2 भी है और सी भी है। अतः इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए बराबर 10 है, 16 है, 12 है, अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 8, 2 इंटू 6। यहाँ पे 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि यहाँ ए के मान में 2 गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में है या गुणनखंड के रूप में, और जो भी संख्याएं बची हैं जैसे 5, 8, 6 यही संख्याएं सी के रूप में है। अतः यह इसे हम कह सकते हैं कि ए बराबर 2 इंटू सी, कि सी ए के अभाज्य गुणनखंड में 2 के बाद कोई जो संख्या बची है वही संख्याएं सी एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है,
जहाँ C एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि हम दोनों का वर्ग करने पर, यदि हम इसको समीकरण 2 मान लें, तो दोनों पक्षों का समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर जैसे यदि हम a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, यदि c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर आएगा। अतः हम लोग आगे अब इसके आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर है, तो फिर हम a स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे दिया है a स्क्वायर का मान, यदि हम यहाँ से a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2b स्क्वायर होगा। अतः a स्क्वायर का मान रखने पर, a स्क्वायर का यदि हम मान रखेंगे तो 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। यहाँ से हम लोग c का मान निकालेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर अपान 4। अतः c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपान 2। अतः इससे पहले हम समझ चुके थे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर बराबर 16, तो रूट 16 का मान 4 आएगा, या a बराबर 16 का 4, तो a बराबर 4। यदि 16 यदि 2 से विभाजित होगी तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। अभी हम लोग इसको समझ चुके थे। उसी तरह यदि हम एक a स्क्वायर की जगह यदि b स्क्वायर रख दें तो, और बोले कि यदि कोई संख्या b स्क्वायर है या 16 है, b स्क्वायर के स्थान पे यदि कोई संख्या यहाँ पे 16 है जो वर्ग के रूप में है, यदि हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 आएगा। यदि कोई संख्या 16 से विभाजित होगी, यदि हम 16 में 2 का भाग दें तो 8 आता है, तो a को भी उसी संख्या से विभाजित होना चाहिए। जैसे यदि a बराबर यहाँ पे 4 है, यदि 4 में हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आता है। अतः ये हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या b स्क्वायर से विभाजित होती है तो वह संख्या b से भी विभाजित होगी। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। b स्क्वायर बराबर, यदि b स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36 है, यदि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। अतः यदि हम b स्क्वायर में 2 का भाग देंगे, जैसे यहाँ पे 36 में यदि हम 2 का भाग देंगे, यदि 2 का भाग 36 में जाएगा तो 2 का भाग b में भी जाना चाहिए या 6 में भी जाना चाहिए। जैसे यदि 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 आएगा, उसी तरह 6 में भी यदि हम 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। b स्क्वायर बराबर 16 है, तो हम लोग 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 को हम a बराबर 4 मान लेंगे। तो फिर यदि 16 में 2 का भाग जाएगा तो a में भी या 4 में भी 2 का भाग जाना चाहिए। यदि हम लोग 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आता है, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आता है। अतः यह हम कह सकते हैं यदि b स्क्वायर 2 को विभाजित करेगा तो a भी 2 से विभाजित होगा, या a में भी 2 का भाग जाएगा। उसी तरह यदि b स्क्वायर बराबर 36 है, यदि हम लोग 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो b बराबर 6 आ जाएगा। यदि 36 में 2 का भाग जाएगा तो 6 में भी अगर यदि 2 का भाग चला जाएगा तो हम यह कह सकते हैं b स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम लोग यदि 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 आता है, उसी तरह यदि 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अतः यह हम कह सकते हैं कि यदि b स्क्वायर में 2 से यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो b भी 2 से विभाजित होगा।
अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी में भी 2 का भाग जाएगा। दो बी में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे बी भी 2 से विभाजित हो रहा है और ए भी 2 से विभाजित हो रहा है। जैसे यदि हम ए बराबर लिखें 8, 12, 16, 22 और बी बराबर लिखें 6, 18, 36, 48। इन दोनों संख्याओं में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और बी में भी 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी उपस्थित है। जैसे यदि हम इसको लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं 2 × 4। 2 इसको यदि 12 को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 6। यदि 16 को लिखना चाहें 2 × 8 लिख सकते हैं। यदि 22 को लिखना चाहें 2 × 11 लिख सकते हैं। उसी तरह यदि बी बराबर बी की सभी मानों को, यदि बी के सभी मानों को यदि हम 2 के गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 9, 2 × 18 या 18, 2 × 24। यहाँ पे सभी संख्याओं में 2 ए और बी दोनों में भी 2 कॉमन है, अतः 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है। अतः हम कह सकते हैं ए और बी का एचसीएफ 2 होगा। लेकिन हम लोगों ने इससे पहले यहाँ पे देखा था कि ये ए और बी एक सहभाज्य संख्या है। यदि कोई भी संख्याएं सहभाज्य हैं तो उन संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि हम लोगों ने जो माना था उसको गलत माना था, क्योंकि यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है या विरोधाभास की स्थिति हो रही, क्योंकि यहाँ पे यह इन दोनों संख्याओं में 2 उभयनिष्ठ है और इन सबका मासा 2 आ रहा है, जबकि सहभाज्य संख्याओं का मासा या एचसीएफ सदैव 1 होता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह हम लिख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ स्पष्ट है कि 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अर्थात यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। अतः हम कह सकते हैं कि हमने जो भी परिकल्पना माना था वह गलत है। इसका मतलब परिकल्पना का मतलब होता है हमने 2√2 को शुरू में एक परिमेय संख्या माना था, जो कि जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हम कह सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः √2 एक अपरिमेय
होगा। अब हम लोग इसके आगे अब जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। जैसे हम लोग अब जानेंगे रूट, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। हम लोग अब अगला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। जैसे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। हल। हम लोग यदि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो उस संख्या को हम परिमेय मान लेते हैं। जैसे यदि हम किसी संख्या को परिमेय मान लेते हैं तो उस संख्या को हम P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि कोई भी परिमेय संख्या कहा जाए, यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसको हम, यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग √3 को, या हम लोग √3 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √3 बराबर A/B, जहाँ पे A व B, जहाँ A और B दोनों एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसका मासपा या HCF एक होता है, उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 8 और 9। सहभाज्य संख्याओं का एक अर्थ यह भी होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में गुणनखंड या करने पर कोई भी संख्या कॉमन या उभयनिष्ठ ना हो, उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जहां A व B एक सहअभाज्य संख्या है। अतः यदि कोई संख्या सहअभाज्य है तो उसका HCF A, B बराबर 1 होगा। अतः √3 बराबर A/B, √3/A/2 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि हम इसको समीकरण 1 मान लिए तो इसके आगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर यदि हम √3 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, और यदि हम A का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे A² आएगा। यदि हम बटे में B का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे B² आएगा। अतः हम यह कह सकते हैं √3 बराबर A/B का वर्ग करने पर 3 बराबर A²/B² आएगा। अतः हम A का मान निकाल लेंगे। 3B² बराबर A²। अतः यहाँ से हम लोग B² बराबर A²/3, B² बराबर A²/3 है। इसका मतलब यदि कोई संख्या A² 3 से विभाजित है तो वह संख्या A भी 3 से, उस संख्या से या 3 से विभाजित होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं,
यदि ए स्क्वायर बराबर 36 है तो 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आएगा 6, अतः ए बराबर 6 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर 6। यदि हम लोग 36 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, और यदि 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आता है। अतः यह हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या यस ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ए स्क्वायर बराबर यदि 81 है, यदि हम 81 का रूट निकालेंगे, 81 का रूट निकालेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 9। यदि 81 किसी संख्या से विभाजित है, यदि 81 3 से विभाजित है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा। अतः यह हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या ए स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होती है तो ए भी उसी संख्या से विभाजित होगी। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा, माना ए बराबर 3 इंटू सी है, जहां हम कह सकते हैं ए एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड में 3 उपस्थित है, और अन्य संख्या भी है वह अन्य संख्या सी है। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए बराबर 12, 18, 21, 36। यदि हम ए का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 उपस्थित होगा, और जो संख्या बचेगी वही संख्या सी है। जैसे यदि हम 12 का गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 4, इसका 3 इंटू 6, इसका 3 इंटू 7, इसका 3 इंटू 12। अतः हम यह कह सकते हैं 3 ए बराबर, यहाँ पे जो संख्या है 3 हर जगह एक कॉमन है, 3 कॉमन है, और जो संख्या बची है जैसे 4, 6, 7 और 12 यही संख्याएं सी हैं। अतः हम कह सकते हैं ये के गुणनखंड में जो संख्याएं बची हैं वही संख्या सी है। अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जहां सी एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि हम इसको समीकरण 2 मान लें तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 का वर्ग करने पर, जैसे समीकरण 2 का वर्ग करने पर यदि हम a बराबर 3c का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर a होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और c का स्क्वायर c होता है। यदि हम a का मान यहाँ रखें, जैसे a का मान यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो a बराबर 3 का b में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3b स्क्वायर, और यहाँ से a का मान निकल जाएगा 3b स्क्वायर, या यहाँ पे लिखा गया है a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब हम लोग a स्क्वायर का मान रखेंगे, a स्क्वायर बराबर क्या दिया है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर बराबर 9 इंटू सी। जैसे 3b स्क्वायर बराबर 9c, 3b स्क्वायर 9 इंटू सी है। यदि हम इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे c स्क्वायर है
यदि सी स्क्वायर का हम लोग मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3b स्क्वायर अपान 9। तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान 3। अतः यहाँ बी स्क्वायर अपान 3 है, यहाँ पे ए स्क्वायर अपान 3 है। अतः हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या बी स्क्वायर यदि कोई संख्या 3 से विभाजित करती है तो वह संख्या बी को भी 3 से विभाजित करेगी। जैसे बी स्क्वायर कोई संख्या है, यहाँ पे ए के स्थान पे हम लोग बी ले लेते हैं। जैसे बी स्क्वायर बराबर 36 है तो बी बराबर 6 है। अतः यदि 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 आएगा और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं। यदि और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, बी स्क्वायर बराबर 81। यदि हम 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो 9 आता है, तो यहाँ पे b बराबर 9 हो जाएगा। यदि 81 में 3 से भाग देते हैं तो 87 आता है और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अतः हम कह सकते हैं यदि b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो 3 b को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः 3 बी को विभाजित करेगा। इसका मतलब होता है जैसे a बराबर कोई संख्या है, यदि 12 है, 18 है, 21 है, 36 है और यहाँ पे a और यहाँ b ले लेंगे। यदि b बराबर 48 है, 63 है और 72 है, तो इन सभी संख्याओं में 3 एक उभयनिष्ठ है। 3 ए में भी उपस्थित है और 3 बी में भी उपस्थित है। यदि कोई एक संख्या दोनों ए और बी दोनों में उपस्थित हो तो वह संख्या उन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कहा जाता है। जैसे ए और बी का मात्रा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग ए बी के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, जहाँ ए व बी एक सहभाज्य संख्या है। जब ए व बी सहभाज्य संख्या है तो किसी भी सहभाज्य संख्या का एचसीएफ सदैव 1 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि ए और बी का यहाँ पे मात्रा या एचसीएफ 3 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था √3 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। अतः हम लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति है, उत्पन्न हो रहा है या स्थिति है। अतः हम कह सकते हैं
अतः हम कह सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत थी। हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः हमारी परिकल्पना गलत होने का मतलब है कि हमने शुरू में जो √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, यही गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल। अब हम लोग अपरिमेय का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब हम इसको मानते हैं, हम लोग माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। यदि हम किसी संख्या को परिमेय के रूप में लिखते हैं तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम √5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A व B सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य, यदि A और B सहअभाज्य संख्या है तो यह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सहअभाज्य संख्याओं का यस्यफ या मासप, यदि मासप एक होता है, जैसे यस्यफ ऑफ A या B का, तो एक होगा। अतः हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर यदि हम लोग समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, तो यदि हम √5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, √5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 5 बचता है। अतः हम √5 को का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और A का वर्ग करेंगे तो A² आएगा, B का वर्ग करेंगे तो B² आएगा। अतः यहाँ से हम A² का मान निकाल लेंगे। A5 B² बराबर A², यहाँ से B² बराबर A²/5। अतः B² बराबर A²/5। इसका मतलब हुआ यदि A² 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, समझेंगे, यदि A² बराबर 625 है, यदि हम 625 का वर्गमूल निकालते हैं,
625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। उसी तरह यदि हम 625 में 5 का भाग देंगे तो 125 आएगा। उसी तरह यदि हम 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा। अतः यह हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। अब हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए स्क्वायर बराबर 25, यदि हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आता है। यहाँ पे ए बराबर 5, ए बराबर होगा ए के बराबर 5 होगा, बराबर ए। यदि 25 5 से विभाजित होगा, यदि 25 में 5 का भाग दिया जाए तो 5 आता है। उसी तरह यदि 5 में 5 का भाग दिया जाए तो 1 आएगा। अतः यह हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उस संख्या में भी वह संख्या भी 5 से वह संख्या भी ए को भी विभाजित करेगी। यदि ए स्क्वायर कोई संख्या है, यदि ए स्क्वायर में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, यदि वह उस संख्या को विभाजित करता है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। जैसे 625 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो 125 आता है। यदि 25 में भी 5 से भाग दिया जाए तो 5 आता है। अतः हम कह सकते हैं यदि ए स्क्वायर में किसी संख्या से कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। उदाहरण नंबर 2, जैसे ए स्क्वायर बराबर 5, यदि हम ए स्क्वायर बराबर 25, यदि हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है और 5 एक मान है। यदि हम 25 में 5 का भाग देंगे, यदि हम 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आता है। यदि हम 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अतः हम कह सकते हैं यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाजित है और ए 5 को 5 ए को भी विभाजित करेगा। माना ए बराबर 5 × 3। यदि हम इसका मतलब समझे, ऐसी कोई संख्या है जिसमें 5 एक गुणनखंड के रूप में है और जो संख्या उसके बाद बची है वही संख्या सी है। जहां सी, हम इसको लिख सकते हैं, जहां सी एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां सी एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यदि ए बराबर यहाँ पे 15 दिया गया है, 20 दिया गया है, 25 दिया गया है, 30 दिया गया है, तो हम लोग समझते हैं यदि हम इस ए को 5 × c के रूप में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3, इसको लिख सकते हैं 5 × 4, इसको लिख सकते हैं 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 5 × 6। अतः हम कह सकते हैं a बराबर 5 × c। यहाँ पे 5 जो है, 5 एक कांस्टेंट है और जो यहाँ पे c है एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे c 3 है, यहाँ पे c 4 है, यहाँ पे c 5 है, यहाँ पे c 6 है। अतः हम कह सकते हैं a बराबर 5c, एक 5c को हम लोग समझ चुके हैं। यदि a बराबर 5 × c है तो हम लोग देखे हैं 5 × 3, 5 × 4, यहाँ पे जो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ c का मान है। अतः हम कह सकते हैं इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का वर्ग करने पर यहाँ पे हम लिखते हैं
समीकरण 2 वर्ग करने पर जैसे a बराबर 5c है, यदि हम a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और c का स्क्वायर करेंगे तो c आएगा। अतः यहाँ से हम लोग यहाँ से a स्क्वायर का मान 5b स्क्वायर रख सकते हैं। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अतः हम लोग यहाँ से c का मान निकाल लेंगे, c बराबर 5b स्क्वायर अपान 25। अतः c स्क्वायर हो गया b स्क्वायर अपान 5। अतः अगर यदि हम a के स्थान पे b लिख दें तो यदि b बराबर 625 है, यदि हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा, तो b बराबर 25 हो गया। यदि हम 625 में 25 का भाग देते हैं तो 125 आता है, और 25 में यदि 5 का भाग देंगे तो 5 आता है। तो यह हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या b स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या b को भी विभाजित करेगी। जैसे उदाहरण 2, यदि यहाँ पे यदि b बराबर 25, यदि यहाँ पे b बराबर 25 मान लिया जाए, b स्क्वायर बराबर 25, तो b बराबर 5 होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आता है। अतः यदि 25 में 5 का भाग दिया जाए तो 5 शेष बचता है, 5 भागफल जाता है। यदि 5 में 5 का भाग दिया जाए तो 1 आता है। अतः यह हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या यदि b स्क्वायर में 5 से भाग दिया जाए तो b भी 5 से विभाजित होगा। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा 5b को भी विभाजित करेगा। अतः यदि हम a बराबर 10, 15, 30 और 40 लिखें और b बराबर हम लोग 5, 20, 25, 35, यदि हम इसको 5, 25, 35 लिखें तो a और b में दोनों में ही 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है यदि किन्हीं दो संख्याओं में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसका वह यस्यफ होती है। जैसे a और b का यहाँ पर यस्यफ 5 है, अतः हम कह सकते हैं कि a और b का यस्यफ 5 है। तो हम लोग ने यहाँ पे a और b को एक सहभाज्य संख्या माना था, और सभी सहभाज्य संख्या का यस्यफ 1 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि a और b का यस्यफ या मसपा 1 होगा। अतः यहाँ भी a और b का यस्यफ 5 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। अतः हमारी परिकल्पना
हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत होने का मतलब है कि हमने जो रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना था, यह गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, अतः इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को संघर्ष क्लासेस बाय राहुल सर को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों यारों को भेजें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।